हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलूफर खान और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल असरा एनसीईआरटी पॉइंट्स पर। तो आप सब कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज क्लास 5th का ये 13 चैप्टर है जिसका नाम है बसेरा ऊंचाइयों पर। और इसमें कोई एक गौरव चानी नाम का व्यक्ति, जिसे घूमना फिरना इधर उधर जाना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ों को जानना, नई संस्कृति के बारे में जानना इसे बहुत पसंद है। और ये बाइक से यात्रा करता है। तो अपन पढ़ते हैं ये कहाँ कहाँ गया। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ कहाँ गया और उसने क्या क्या सामान अपने साथ लेके गया, ये सब हम जानेंगे कि मतलब हम कहीं जाते हैं तो क्या क्या लेके जाना पड़ता है, क्या नहीं लेके जाना पड़ता है। जैसे कि ये है मोटरसाइकिल से यात्रा करता है, कैसे की तैयारी। यहाँ से अपन लोग पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हुए चलेंगे, वो जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे हम हटा देंगे। ठीक है। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था। ये 2 महीने के लिए जा रहा है, सामान ले जाना। अभी देखना क्या क्या लेके गया है। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। ये कहाँ से आया? मुंबई से आया। और इसने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होते हुए दिल्ली पहुँचा। ठीक है, आपको यहाँ पर बस इतना रखना है कि ये रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, बाकी ये सब। अब ये मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर का है। ठीक है, बाकी यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम यहाँ नहीं देखेंगे। अब ये देखो मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आँख खुलती। ये है ठंडा रेगिस्तान। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अपन देख लेते हैं कि इसको किस टाइप से पढ़ना है आपको। आखिरकार मैं लोनर लेह लद्दाख लेह पहुंच ही गया। ठीक है। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समथल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में जो अब यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान का नाम क्या है? लेह। ठीक है, लोनर में है। अजब अनूठा था इसका इलाका, सूखा, समथल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। अब जिसको नहीं पता कि रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं तो आप इसमें जान सकते हैं। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले यानी स्वागत। इसमें आप देख सकते हैं कि झूले यानी इसकी पूछ सकता है कि झूले का मतलब क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, स्वागत करना। ठीक है। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। लोनर कौन थी? उसकी मोटरसाइकिल। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। इस चैप्टर में आपको जो जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, यहाँ पर जो मकान कैसे बनते हैं, यहाँ के लोग किस टाइप से रहते हैं, इसमें बस यही बताया गया है। और बच्चों को तरह तरह के मकानों के बारे में, घरों के बारे में जानकारी देना इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो बाकी अपन भी देखेंगे। तासी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि उसका घर है ना, जो 2 मंजिला था। और ये कहाँ था? लेह में। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी। ये पूरे का पूरा पॉइंट आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है इसको आप नोट कर लेंगे। ये लेह का घर है। ठीक है, अब आप देखो, बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। बच्चों से चर्चा करना है कि हमें जो रेगिस्तान हम जो जानते हैं वो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेतीले ही हों और गर्म हों। लद्दाख में ऐसे रेगिस्तान हैं जो ठंडे और सूखे की वहाँ माहौल है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है, उसे भी रेगिस्तान कहते हैं। इसका क्या है? लेह का एक घर है। नंबर 1 पॉइंट पर आता है
कि ये घर 2 मंजिला होते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। नंबर 3, मिट्टी और चूने से पुताई होती है, घर छप्पर जैसा लगता है। नंबर 4, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ठीक है, और ये उसने बताया कि उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, नीचे की मंजिल में जानवर रहते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट है कि ये नहीं 4 नंबर का हो जाएगा। ये उस ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है और निचली मंजिल पर नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पूछेगा पेपर में, आप देख सकते हो। कि यहाँ फिर कोई वो नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट था कि इनकी जो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं उनकी छतें कैसी होती हैं, समतल थी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हुए चले, मैं सिर्फ आपको क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही दिखाना चाह रही हूँ, उसको ही रीड करेंगे, बाकी का कुछ अपन को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। दुनिया की चोटी पर बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का, टेढ़े मेढ़े सकड़े पहाड़ी रास्तों से बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा। एक्चुअली मेरी बच्ची आ गई थी, तो सॉरी उसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। अब यहाँ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कितनी ऊंचाई पर मतलब दम घुटने लगता है, तो 5000 की ऊंचाई पर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, चांगथांग में, चांगथांग इलाके में पड़ता है। ठीक है, ये वहीं है, मतलब ये ऊंचाई पर ही है चांगथांग। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान, उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। सोचो आप, कौन थे? चांगपा। वो कौन थे? चांगपा जनजाति थी। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे चांगपा जनजाति। इसके बारे में हम लोगों को पूरा रीड करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं। चांगपा कैसे लोग हैं? आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि चांगपा कैसे लोग हैं, तो आप बता सकते हैं घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान दिया जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है। यहाँ से चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, ठीक है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। मतलब ये जो पासमीना बकरियां हैं ना, ये जितनी जगह ठंडी और ऊंची होगी, उनके बाल ना उतने ही नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी।
आपने याद रखा कि एक जो खास तरह की बकरी होती है उसी से पाशमीना ऊन बनती है। ठीक है, अब यहाँ कुछ वो नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका स्वागत है कहते हुए नायगल मुझे अपने बड़े टिकोए टेंट में ले गया। इस टेंट को रेवो कहते हैं। अब रेवो में कौन रहता है क्वेश्चन पूछेंगे तो चांपा जनजाति। आपके बालों की बुनाई से करके चांपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पेडागोजी है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदन होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इस चैप्टर में जो दिया है उसके बारे में सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जो मतलब जो पहाड़ों पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो उनका दम कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर घुटने लगता है, तो 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उसमें आपको ये बताना है कि किस वजह से होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से होता है। बाकी आपको ये नहीं बताना ऑक्सीजन क्या है, कैसे होता है। बस आपको बताना है कि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने की तकलीफ़ होती है। ठीक है, और बच्चों को इन ऐसे लोगों के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उनके प्रति संवेदनशीलता के मन को उनके बारे में कुछ सोचें, ये समझें कि मतलब जो लोग होते हैं बाहर रहते हैं वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और किस टाइप से रहते हैं, कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती हैं। इन सब के बारे से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। ठीक है, दुनिया में मशहूर पाशमीना माना जाता है कि एक पाशमीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। आपको पता था कि एक पाशमीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती? इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पाशमीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर का एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। पूछ लेंगे कि पाशमीना बकरी का जो बाल है ना आपके कितने गुने होता है, तो आप कह देना कि 6 गुने। ठीक है, इसीलिए पाशमीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पाशमीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुनती हो तो कितनी मेहनत लगेगी, है ना। आप देख सकते हो कितनी मेहनत है। बेचारे मतलब कैसे करते हैं, कितना किस टाइप से करते हैं पता नहीं। ये तो अपनी अपनी रोजी रोटी करने का तरीका है। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ियाँ के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकल सके। नायवाल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते।
ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। बच्चों को इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इसके कारणों, मौसम, ज़रूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर आदि पर भी बातचीत की जाए। ठीक है। ये पेडागोजी का पॉइंट है कि हमें बच्चों को बताना है, इस चीज़ों को इसके बारे में चर्चा करना है कि अलग अलग जगहों पर कैसे किस तरह से अलग अलग घर होते हैं और वहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। जिससे क्या है, बच्चे अवेयरनेस होंगे, उन्हें जानकारी हो जाएगी। और अगर बुक से इतना समझ में नहीं आता, अगर जो टीचर समझाए तो ज़्यादा समझ में आता है। बस यही बताया गया है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो, अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और इसी गति से चले, तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे? एक्चुअली हम तो पहुंच जाएंगे ग्वालियर से भिंड। रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं। भेड़ बकरियों के रहने के लिए जो जगह रहती है उसे क्या कहते हैं? लेखा। ठीक है। और ये काम कौन करता है? ये काम, बकरियों को चराने का काम, औरतें और जवान लड़कियों का रोज का काम है। समझ सकते हो, आदमी नहीं करते ये काम। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है? जैसे कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर, अगर हो तो बताइए। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती? चर्चा करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में, चांगथांग का मतलब क्या बताया था? जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है। इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देख के बताओ कि और कौन से शहर है जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। ये आप बच्चों के लिए, बच्चे देखें और बताएं, तो उससे क्या है, बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी और बच्चे में खोज करने की क्षमता का विकास होगा। ये बच्चों से खुद कहें कि आपको ये करना है। ठीक है। अब ये जो कौन था, क्या नाम है इसका, जॉनी करके है, ये श्रीनगर की ओर जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन इन इलाकों के साथ बिताए, ना चाहती हो भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी किया तब मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घर। शिक्षक संकेत, ये पेडागोजी है। टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को तापमान को सेंटीग्रेड में लिखते हैं, बस इतना